एक बदली हुई जिंदगी की कीमत आखिर कैसे लगाई जा सकती है? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमारी अदालतों को देना ही पड़ता है। तो आज हम रियाज के केस के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मुश्किल हिसाब को कैसे करता है। ये कहानी है रियाज की। जब वो सिर्फ 14 साल का था, एक स्टूडेंट। उसकी जिंदगी एक पल में हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। एक ऐसी घटना जिसने उसके आने वाले कल की पूरी दिशा ही मोड़ दी। और देखिए, ये कोई मामूली चोट नहीं थी। मेडिकल बोर्ड ने उसकी स्थायी विकलांगता मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी को 77.1% पर आंका था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जिंदगी भर की चुनौतियों और मुश्किलों को दिखाता है। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल आता है, जब किसी का भविष्य इस तरह से बदल जाए तो कानून उसकी भरपाई कैसे करता है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस दिन असल में हुआ क्या था। ये सब एक बिल्कुल आम दिन पर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते एक भयानक हादसे में तब्दील हो गया। देखिए, जो तथ्य थे वो बिल्कुल सीधे और साफ थे। 19 अप्रैल 2002 रियाज एक ऑटो रिक्शा में सफर कर रहा था जब एक लॉरी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, और जांच में ये पाया गया कि गलती पूरी तरह से लॉरी ड्राइवर की थी। बस लापरवाही के इसी एक पल ने एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई की नींव रख दी। और ये न्याय के लिए कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये दशकों तक चली। एक ऐसी लड़ाई जिसने रिया और उसके परिवार के सब्र का हर कदम पर इम्तिहान लिया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 2002 में एक्सीडेंट हुआ और 2025 में जाकर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आया। मतलब पूरे 30 साल का लंबा सफ़र। ये दिखाता है कि कभी-कभी न्याय पाने में कितना वक्त और कितनी हिम्मत लग सकती है। तो शुरुआत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने 1,73,000 रुपए का मुआवजा तय किया। परिवार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की और फिर केरला हाई कोर्ट ने मुआवजे की रकम को बढ़ाकर लगभग 7.5 लाख रुपए कर दिया। ये एक बड़ी बढ़ोतरी तो थी, पर परिवार को लगा कि ये अब भी काफी नहीं है। देखिए, परिवार के लिए ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। उनका मानना था कि ये रकम रियाज की जिंदगी भर की चुनौतियों, उसके खोए हुए मौकों और उसके दर्द का सही सही हिसाब नहीं करती। और इसीलिए उन्होंने न्याय के लिए आखिरी दरवाजा खटखटाया, भारत का सुप्रीम कोर्ट। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज का हिसाब कैसे लगाया जिसे मापना लगभग नामुमकिन है, यानी एक इंसान का खोया हुआ भविष्य। मुआवजे के हिसाब किताब में एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसे मल्टीप्लायर कहते हैं। ये बस एक नंबर है जो पीड़ित की उम्र के आधार पर तय होता है। इसका इस्तेमाल ये अंदाजा लगाने के लिए किया जाता है कि वो व्यक्ति अपनी पूरी वर्किंग लाइफ में कितना कमा सकता था। क्योंकि रियाज सिर्फ 14 साल का था, उसकी पूरी जिंदगी सामने थी, तो कानून के हिसाब से अदालत ने 15 का मल्टीप्लायर इस्तेमाल किया, जो ऐसे मामलों में एक स्टैंडर्ड है। तो ये कैलकुलेशन हुआ कैसे? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कोर्ट ने एक ठीक-ठाक मासिक आमदनी तय की। फिर ये सोचते हुए कि भविष्य में कमाई बढ़ेगी, उसमें 40% और जोड़ा गया। इसके बाद 15 के मल्टीप्लायर से गुणा करके पूरी जिंदगी की अनुमानित कमाई निकाली गई, और आखिर में उस कुल रकम को 77.1% विकलांगता के हिसाब से तय किया गया। लेकिन अदालत सिर्फ यही नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि न्याय सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये उन इंसानी नुकसानों को पहचानने के बारे में भी है जिन्हें किसी कैलकुलेटर पर नहीं तौला जा सकता। इससे पता चलता है कि कोर्ट ने कितनी गहराई से सोचा। उन्होंने सिर्फ कमाई का नुकसान नहीं देखा, बल्कि दर्द और तकलीफ, शादी की संभावनाओं का खत्म होना, देखभाल करने वालों की जरूरत और जिंदगी के छोटे छोटे सुखों के छिन जाने जैसी बातों के लिए भी मुआवजा दिया। तो इन सभी हिसाब किताब और सोच विचार के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या था? इस स्लाइड में सुप्रीम कोर्ट के दिए मुआवजे का पूरा और एकदम साफ साफ ब्यौरा है। हर नुकसान के लिए एक तय रकम रखी गई है, भविष्य की कमाई के नुकसान से लेकर शादी की संभावनाओं के नुकसान तक। और इन सभी को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुल रकम तय की वो थी 15,13,337 रुपए। असल में इसका मतलब ये था कि रियाज को हाईकोर्ट से मिली रकम के ऊपर 7,64,000 रुपए से भी ज्यादा की अतिरिक्त राशि मिलनी थी। ये केस सिर्फ रियाज या इन नंबरों के बारे में नहीं है, ये मुआवजा कानून के कुछ बहुत ही बुनियादी और जरूरी सिद्धांतों को भी हमारे सामने रखता है।
मुआवजा कानून के पीछे की सबसे बड़ी सोच यही है। मकसद सजा देना नहीं, बल्कि कोशिश ये करना है कि जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसे जहां तक हो सके वापस उसी हालत में लाया जाए जिसमें वो हादसे से पहले था। हाँ, ये पूरी तरह से तो कभी मुमकिन नहीं है, लेकिन कानून इसी आदर्श के लिए काम करता है। तो इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे अहम बात यह कि मुआवजा हमेशा उचित होना चाहिए। ये कानून एक बच्चे के खोए हुए भविष्य को पहचानता है। ये मानता है कि इमोशनल और सोशल नुकसान की भी एक कीमत होती है, और ये इस बात पर जोर देता है कि न्याय की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। रियाज का मामला दिखाता है कि हमारा कानून इस संतुलन को बनाने की कोशिश कैसे करता है, लेकिन ये एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या कोई भी रकम सच में एक बदली हुई जिंदगी की भरपाई कर सकती है? और एक समाज के तौर पर हम न्याय और करुणा, इन दो पहलुओं में संतुलन कैसे बनाते